गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बेटा कल हम लोगों ने कविता पढ़ी थी, यह सबसे कठिन समय नहीं। और ये कविता कवयित्री जया जादवानी जी के द्वारा लिखी गई है। इस कविता में बेटा हमने कल पढ़ा था कि कवयित्री का कहना है कि हमें अपने जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी समय कभी भी सबसे कठिन समय नहीं होता है। एक समय अगर हमें कभी कठिन लगता है तो जरूरी नहीं है कि वह सबसे कठिन समय हो। हमें जीवन में कई प्रकार की परेशानियां कभी भी आ सकती हैं, इसलिए हमें कभी भी निराशावादी नहीं बनना चाहिए, बल्कि जीवन में आशावादी दृष्टिकोण को अपनाते हुए आगे बढ़ते जाना चाहिए। ओके, इस पोएम में बेटा किसी को कोई प्रॉब्लम है? कल हमने ये पोएम की थी, किसी को कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम हो तो बेटा बता दीजिए। नो? ओके, चलिए इसके क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है, यह कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं, स्पष्ट कीजिए। यानी कि कौन कौन सी उदाहरणें कवयित्री ने दी हैं जिनसे पता लगता है कि यह सबसे कठिन समय नहीं है। रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड बेटा। ओके, यस एंजल, बताइए बेटा। कवित्री ने ये कठिन समय नहीं है, इस बात को स्पष्ट करने के लिए कई उदाहरणें दी हैं, जैसे कि एक पक्षी जो अपने चोंच में तिनका लिए बैठा है, घोंसला बनाने के लिए बैठा है। अभी स्टेशन पर भीड़ होती है जब रेलगाड़ी गंतव्य तक ले जाती है, और अभी भी हर वो व्यक्ति पर प्रतीक्षा, उस रेलगाड़ी की प्रतीक्षा कर रहा है, और उसका कोई साथी कह रहा है कि जल्दी आ जाओ, अभी कहता है कि सूरज डूब है। अभी भी बूढ़ी नानी पुराने जमाने की कथाएं सुनाती हैं, कहानियां सुनाती हैं, और अभी भी ये आशा है कि दुनिया पार के किसी कोने से कोई लोग आएंगे और उनके बारे में हमें पता चलेगा। ओके, गुड एंजल, गुड। यस वेदांती। ये कठिन समय नहीं है, कवित्री ने इस बात को बताया। बेटे आपकी आवाज कट रही है, प्लीज थोड़ा लाउड बोलें। चिड़िया में तिनका रखकर अपने घोंसले बनाने के लिए वह आशा कर रही है। अभी भी अगर कभी भी हमें जीवन में हम ठोकर खाते हैं तो हमें सहारा देने के लिए एक हाथ होता है। अभी भी लोग रेलगाड़ी की प्रतीक्षा कर रहे हैं ताकि वह मंजिल तक पहुंच सके। अभी भी बूढ़ी नानी अपने छोटे बच्चों को पुरानी कहानियां सुनाती हैं, और अभी भी लोगों को ये आशा है कि अंतरिक्ष के पार की दुनिया में से कोई बचे हुए लोगों की खबर आएगी। ओके, वेरी गुड। यह बताने के लिए कि यह सबसे कठिन समय नहीं है, लेकिन कवित्री ने कई तर्क प्रस्तुत किए हैं, जैसे कि वह कहती हैं अभी भी चिड़िया इस आशा में है कि वह अपना घोंसला बना लेगी, और
वह अपनी चोंच में तिनका दबाए उड़ने की तैयारी में है। अभी भी कोई किसी की प्रतीक्षा कर रहा है। अभी भी रेलगाड़ी अपने गंतव्य की ओर जाने के लिए तैयार है। और अभी भी बच्चों को नानी दादी से कहानियां सुनने को मिलती हैं। क्लियर? क्लियर बेटा? किसी को नहीं समझ में आया तो प्लीज रेज योर हैंड्स, अदरवाइज शो योर थम्स। चलें आगे। ओके फाइन। यस वेदांती, कुछ पूछना चाह रहे हैं बेटा? मैम इंटरनेट इशू था, आप एक बार फिर से रिपीट कर दो क्या बेटा? क्वेश्चन। क्वेश्चन रिपीट कर दो? आंसर। आंसर? ओके फाइन। यह सबसे कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कवयित्री ने कई तर्क प्रस्तुत किए हैं। जैसे कि अभी भी चिड़िया घोंसला बनाने के लिए तैयार है और वह अपनी चोंच में तिनका दबाए उड़ने की तैयारी में है। अभी भी स्टेशन पर एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य की ओर जाने के लिए तैयार है। अभी भी कोई सूरज डूबने पर किसी की प्रतीक्षा कर रहा है। और अभी भी बच्चों को दादी और नानी से कहानियां सुनने को मिलती हैं। क्लियर? क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है? वह तिनकों का क्या करती होगी? यस साधिका। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटे। चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में है क्योंकि सूरज डूबने का समय हो चुका है। उससे डूबने से पहले चिड़िया को अपना घोंसला बनाना चाहती है। वह तिनके से अपने लिए घोंसला तैयार करेगी और उसमें अपने बच्चों के साथ रहेगी और अपने परिवार को सुरक्षा प्रदान करेगी। वेरी गुड बेटा, प्रधान नहीं है, प्रदान। ये प्रधान होता है प्रेसिडेंट, प्रधान प्रेसिडेंट, लेकिन हम कह रहे हैं प्रदान, मतलब देना, प्रदान करना, देना। ओके। चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में इसलिए है क्योंकि उसे तिनकों से अपना घोंसला बनाना है। सूरज डूबने का समय हो गया है। सूरज डूबने से पहले वह अपना घोंसला बना लेना चाहती है और इन तिनकों से अपना घोंसला बनाकर वह उसमें अपने परिवार के साथ रहेगी और अपने परिवार और अपने बच्चों को सुरक्षा प्रदान करेगी। क्लियर? सूरज डूबने का समय हो रहा है और चिड़िया तिनका दबाए उड़ने की तैयारी में है ताकि सूरज डूबने से पहले इन तिनकों से अपना घोंसला बना ले और इन तिनकों से बनाए घोंसले में वह खुद रहेगी और अपने बच्चों को सुरक्षा प्रदान करेगी। क्लियर बेटा? एनी डाउट एनीबडी? सबको क्लियर हो गया आंसर? चलें आगे। ओके, ये दोनों क्वेश्चंस आपने कॉपी में लिखने हैं, साथ ही अब हम काव्यांश करने लगे हैं। ओके, टेक आउट योर नोटबुक्स, टेक आउट योर नोटबुक्स। पठित पद्यांश या पठित काव्यांश करेंगे बेटा।
पठित काव्यांश। फर्स्ट पैराग्राफ ही उठा रहे हैं। हाँ, नहीं नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है एक हाथ। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। गंतव्य तक, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज, प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता से ली गई हैं? प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता से ली गई हैं? आपने बेटा इनका वन वर्ड आंसर नहीं लिखना, ओके। आपने पूरी लाइन में आंसर लिखना है। यस अगम श्रीन बताइए बेटा। हमें फेयर कॉपी में करना है। हाँ जी बेटा। ओके। यस मान्या। मान्या बोलिए। बताइए बेटा। प्रस्तुत पंक्तियां ये सबसे कठिन समय नहीं कविता से ली गई हैं। राइट। प्रस्तुत पंक्तियां यह सबसे कठिन समय नहीं कविता में से ली गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये पंक्तियां किसकी रचना है? ये पंक्तियां किसकी रचना है? हाँ जी साधिका। बाकी लोग भी हाथ खड़ा करें बेटा। ये पंक्तियां जया जादवानी की रचना है। ओके, ये पंक्तियां जया जादवानी की रचना है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिड़िया की चोंच में क्या दबा है? चिड़िया की चोंच में क्या दबा है? यस प्रबलीन। चिड़िया की चोंच में तिनका दबा है। गुड। चिड़िया की चोंच में तिनका दबा है। नेक्स्ट इज, अपने गंतव्य तक कौन जाता है? अपने गंतव्य तक कौन जाता है? हाँ जी बबलीन बताइए बेटा। अपने गंतव्य तक रेलगाड़ी जाती है। बेटा ऊंची बोलिए, सुनाई नहीं दिया मुझे। बबलीन ऊंची बोलिए बेटा, सुनाई नहीं दिया। अपने गंतव्य तक रेलगाड़ी जाती है। ओके, अपने गंतव्य तक रेलगाड़ी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गंतव्य शब्द का क्या अर्थ है? गंतव्य शब्द का क्या अर्थ है? यस साधिका।
गंतव्य शब्द का अर्थ मंजिल है। वेरी गुड। गंतव्य शब्द का अर्थ मंजिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अनुप्रास अलंकार की उदाहरण चुनकर लिखे। अनुप्रास अलंकार की उदाहरण लिखें। हाँ जी एंजल। एंजल बताइए बेटा। अंशिका। अनुप्रास अलंकार की उदाहरण बेटा। अभी भी कहता है कोई किसी को कि कोई किसी को। बेटे हमें जो ओके लिसन, हमें जो पैराग्राफ दिया हुआ है हमने सिर्फ उसमें से उदाहरण चुनकर लिखनी है, पूरी कविता में से नहीं चुननी। हम पठित काव्यांश कर रहे हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में तो नहीं है कोई भी। फर्स्ट, हाँ वही कह रही हूँ, फर्स्ट पैराग्राफ में है, उदाहरण है। फर्स्ट पैराग्राफ में उदाहरण है। अंशिका कहाँ है? मिली। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर। भी भीड़, भ ओके। अनुप्रास अलंकार की उदाहरण है भी भीड़, भ राइट। किसी को कोई डाउट इसमें बेटा? एनी डाउट एनीबडी? हाँ जी कशिश। मैम ये गंतव्य का मतलब दोबारा बता दो। मंजिल। ओके मैम। एनी अदर डाउट एनीबडी? एनी अदर प्रॉब्लम? हाँ जी साधिका। जो फर्स्ट पैराग्राफ में लाइन है नहीं है सबसे कठिन समय नहीं है, तो मैम सबसे समय अनुप्रास अलंकार नहीं है इसमें। बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी साधिका। मैम जो नहीं है सबसे फोर्थ आंसर, अपने गंतव्य तक कौन जाता है? अपने गंतव्य तक रेलगाड़ी जाती है। देखो यहाँ लाइन लिखी हुई है, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। ओके। हाँ जी वनिका। Board is blur and your video is freezing. सॉरी, Board is blur. बेटा बोर्ड दिखाई दे रहा है सबको? और किस किस को बोर्ड में प्रॉब्लम आ रही है बेटा? वनिका एक बार प्लीज कनेक्शन चेक करिए बेटे। काइंडली चेक योर कनेक्शन। यस अंशिका। मैम साधिका पूछ रही थी कि सबसे कठिन समय में सबसे और कठिन अनुप्रास अलंकार नहीं है। नहीं, सबसे और कठिन कैसे होगा बेटा अनुप्रास अलंकार? ये देखो, सबसे कठिन अनुप्रास अलंकार में हम क्या करते होते हैं कि जब दो या दो से ज्यादा शब्द इकट्ठे आते हैं और पहला अक्षर सेम होता है, जैसे एग्जांपल देती हूँ, एग्जांपल के लिए रघुपति राघव राजा राम। र र र र, सारे अक्षर र से शुरू हो रहे हैं,
सारे शब्द र अक्षर से शुरू हो रहे हैं, 2 या 2 से ज्यादा शब्द हो लेकिन उनका पहला अक्षर सेम हो। साधिका, इज इट क्लियर? साधिका, क्लियर? ओके फाइन। चलिए, ये बेटा अब आप लोगों ने क्वेश्चंस और काव्यांश अपनी कॉपी में लिखने हैं, राइट? आप अपनी कॉपीज कंप्लीट करेंगे और चेकिंग के लिए भी भेजेंगे। ओके, अब अपनी ग्रामर की बुक निकालिए बेटा, अपनी ग्रामर की बुक निकालिए। पेज नंबर है 78। आपकी ग्रामर बुक में पेज नंबर 78 पर बेटा संज्ञा का एक टॉपिक दिया हुआ है, भाववाचक संज्ञा बनाना। जो भाववाचक संज्ञाएं होती हैं, आपको पता है भाववाचक संज्ञा होती है जिसे हम फील कर सकते हैं, जैसे गर्मी, सर्दी, घबराहट, ठीक है, जिसे हम फील कर सकते हैं। जो भाववाचक संज्ञाएं होती हैं बेटा, ये जातिवाचक संज्ञा शब्दों से, सर्वनामों से, विशेषण आदि शब्दों से बनती हैं। कुछ क्रिया शब्द भी होते हैं जिनसे भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं, ठीक है। आज हम कुछ ऐसे शब्द पढ़ने जा रहे हैं जहां पर जातिवाचक संज्ञा शब्द से भाववाचक संज्ञा शब्द बनते हैं, राइट। और ये जो भाववाचक संज्ञा शब्द बनते हैं, जो जातिवाचक से भाववाचक बनते हैं, ये मोस्टली ई, ता और त्वा आदि लगाकर बनते हैं। जैसे जातिवाचक शब्द है पुरुष, ठीक है, पुरुषत्व या पौरुष, पुरुषत्व। स्त्री, जातिवाचक शब्द है स्त्री, स्त्रीत्व, ठीक है। जैसे ईमान, जातिवाचक शब्द है ईमान, उससे बनेगा ईमानदारी। मोस्टली ये लगते हैं, लेकिन जैसे बच्चा, बच्चा से बचपन, बच्चा जातिवाचक है और उसका भाववाचक शब्द बन गया बचपन, ठीक है। यहाँ बुक में कुछ वर्ड्स दिए हैं, इनको रीड करते हैं। आदमी, आदमियत, ईश्वर, ऐश्वर्य या ईश्वरत्व, गुरु, गुरुता या गुरुत्व, इंसान, इंसानियत, कुमार, कौमार्य, घर, घरेलू, क्षत्रिय, क्षत्रियत्व, चोर, चोरी, दोस्त, दोस्ती, नारी, नारीत्व, पशु, पशुत्व, बंधु, बंधुत्व, बूढ़ा, बुढ़ापा, भ्रातृ, भ्रातृत्व, मित्र, मित्रता या मैत्री, युवक, यौवन, व्यक्ति, व्यक्तित्व, वत्स, वात्सल्य, शठ, शठता, संस्कृति। देखो शब्द है संस्कृति, जातिवाचक शब्द है, लेकिन उससे
भाववाचक संज्ञा बनती है संस्कार, संस्कृति, संस्कार। पुरुष, पुरुषत्व, ठग, ठगी, देव, देवत्व, नेता, नेतृत्व, पंडित, पंडिताई या पांडित्य, बच्चा, बचपन, ब्राह्मण, ब्राह्मणत्व, माता, मातृत्व, मर्द, मर्दानगी, राष्ट्र, राष्ट्रीयता, विद्वान, विद्वत्ता, शत्रु, शत्रुता, स्त्री, स्त्रीत्व, हिंदू, हिंदुत्व, जंगली, जंगलीपन, तरुण, तारुण्य या तरुणाई। तरुण का मतलब होता है युवा, यंगस्टर को कह देते हैं। नर, नरत्व, पुरुष, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पौरुष या पुरुषत्व, प्रभु, प्रभुता, बाल, बालपन, मनुष्य, मनुष्यता, मानव, मानवता, लड़का, लड़कपन, वेद, वेदत्व, वीर, वीरत्व या वीरता, शिशु, शैशव, शिशुता, सज्जन, सज्जनता, डाकू, डाका। ओके, ये सब जातिवाचक संज्ञा शब्द हैं बेटा, इनसे भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। आपको यह शब्द ध्यान से पढ़ने हैं। इसको पढ़ने पढ़ाने का बेटा उद्देश्य ये है, ऑब्जेक्टिव ये है कि आप लोगों की वोकैबुलरी एनरिच हो। आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से एक शब्द से किसी अन्य प्रकार के शब्द भी बन सकते हैं। आप अपनी शब्दावली में वृद्धि करें और इन शब्दों को अपनी राइटिंग स्किल्स में यूज करें। जब आप राइटिंग स्किल्स लिखते हैं, राइटिंग स्किल्स का मतलब है आप पत्र लेखन करते हैं, अनुच्छेद लेखन करते हैं, तो उनमें आपको ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। ओके, अब आपने बेटा जो मैंने क्वेश्चन आंसर्स करवाए हैं, काव्यांश करवाया है, उसे कॉपी में लिखना है और इन शब्दों को आपने बहुत ध्यान से पढ़ना है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा पूछ लें। एनी डाउट? नो डाउट? शो मी योर थंब अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो। ओके फाइन, गुड।